नमस्ते। एनसीईआरटी का जो हम सीरीज प्रारंभ किए हैं, क्लास 9th आज जो है वो समाप्त होने वाला है। चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 से अंतिम क्लास आपका क्लास 9th का हो जाएगा। आज मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे डिजीज, जो रोग होते हैं, वायरस वाले हों, चाहे बैक्टीरिया वाले हों, चाहे परजीवी प्रोटोजोआ, कृमि हो, या जो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो भी बीमारियां होती है, जैसे हार्मोन में परिवर्तन, या फिर जो आप में जैसे सिंड्रोम की वजह से, है ना, आपने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो इन सब रोगों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि डिजीज से प्रश्न आपको यहाँ पर आता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज जो है हमारा चैप्टर 13 से शुरू होगा और एंड हो जाएगा इसी में 9th क्लास। तो आ जाइए। देखिए, जिनके पास ये पीडीएफ मिला होगा, तो ये पीडीएफ में देखिए, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ हर वीडियो में कि ये जो जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ इसको नोट किया करिए। और जब चैप्टर नंबर 13 आपको पुराना पीडीएफ आपने ऐप से प्राप्त कर लिया होगा, तो उसमें जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया है ऑप्शन 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नया पीडीएफ आपको मैं अपलोड किया हूं उसमें आंसर जो है वो सही आंसर। तो आप हर 8 दिन 10 दिन पर जो नया पीडीएफ है ना, उसको देखते रहा करिए। पीडीएफ में मैं चेंजेस करता हूं तो नया आंसर आपको उपलब्ध करा देता हूं। यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं कि तब तो मैं प्रिंट करा लिया। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करा लिया, क्वेश्चन तो नहीं बदला हूं, आंसर बदला हूं। तो आप देख करके आंसर को सही कर लीजिएगा। वीडियो देखेंगे ही, क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा ही, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, आपके लिए भी बढ़िया होगा। आ जाइए, एक एक प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 940वां नंबर। कथन 1, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पहला कथन सही है। वे रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें अपक्षयी रोग नहीं बल्कि संक्रामक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। यहाँ अपक्षयी रोग दिया है, इसलिए कथन दूसरा हमारा गलत है। केवल और केवल कथन जो है वो सही है, कथन 1। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चेंज करिएगा जरूर आप। चलिए, इनमें से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तीव्र रोग बहुत जल्दी फैल जाता है, आप जान ही रहे हैं, और समाप्त हो जाएगा। फैलने से मतलब नहीं है बहुत जल्दी, वो उसकी अवधि ज्यादा नहीं होती है, लंबी अवधि। जैसे खांसी जुकाम, आप देखिए 2 4 5 दिन 7 दिन में ये समाप्त हो जाता है, जुकाम भी समाप्त हो जाता है। पील पांव, जिसको फाइलेरिया कहते हैं, इसको हाथी पांव भी कहते हैं, यह जो है हो जाने के बाद 6-7 दिन में समाप्त नहीं होता है। मैंने तो देखा ये समाप्ति नहीं बहुत लोगों में होता है। अगर शुरुआत में ही इसका उपाय करेंगे तो सही है, नहीं तो अगर हो गया तो फिर समझ लीजिए कि ये तीव्र रोग नहीं है, ये दीर्घकालिक रोग हो जाएगा। तो पील पांव क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक। आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, इनमें से कौन सा पूछेगा कि वायु से नहीं होता है, जल से नहीं होता है, संक्रामक नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो बिल्कुल एकदम एक एक प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्न में भी थोड़ा सा ऐड करिएगा, बच्चों में होने वाले लूज मोशन, यहां पर ऐड करिएगा बच्चों में, है ना, बच्चों में लूज मोशन होने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों में? तो बच्चों में जो लूज मोशन होने का प्रमुख कारण है, 4 विकल्प है। एक तो है बैक्टीरिया, फिर वायरस, प्रोटोजोआ और कृमि। तो देखिए, सामान्यतः आप देखेंगे कि बच्चों में क्यों लगाया, क्योंकि और भी कारण है लूज मोशन होने का, परंतु एनसीईआरटी स्पष्ट लिखता है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए, मैं जो भी चीज बताता हूं तो मैं उसमें आपको उदाहरण भी देते रहता हूं कि भैया ये मिल जाए। यहां पर बस धैर्य बनिए, ये दिखाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी है कि नहीं है, एनसीईआरटी है कि नहीं, इसलिए देखिए, रोग के कारक अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर देखिए, बच्चा पतले दस्त लूज मोशन से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण वायरस है ना। तो ये बिल्कुल आपको सब कुछ मैं इसीलिए स्पष्ट कर देता हूं, भाई आपसे क्या छिपाना, क्या वो करना, आप तो अपने हैं भाई, है कि नहीं? आप तो अपने ही लोग हैं, तो आपसे क्या सब कुछ बताना पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा बच्चों में लूज मोशन होने का कारण है एनसीईआरटी के अनुसार तो वायरस है। ठीक है, चलिए आइए, इनमें से कौन सा रोग जल के माध्यम से नहीं फैलता है, मतलब जल से नहीं वो फैलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जल से जो नहीं फैलेगा वो है आपका हैजा जो है, ये जल से फैल जाता है, हैजा फैल जाएगा, टाइफाइड भी फैल जाएगा और डायरिया भी फैल जाएगा। हैजा, टाइफाइड और डायरिया फैल जाएगा, यानी कि डेंगू बुखार जो है यह आपका नहीं फैलेगा जल से। अच्छा, पता है जब इस क्वेश्चन को मैं तैयार किया उसके बाद इसको मैं सोच लिया, जब आंसर इसका मैं निकाला डेंगू बुखार, चूंकि ये तो वायरस से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, तो मैंने फिर इसको क्रॉस चेक करने लगा, तो इसको मैं बार बार थायराइड पढ़ लूं, बार बार थायराइड पढ़ लूं, और मैं देखूं थायराइड कहाँ जल से होता है। पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया, किताब सर्च कर लिया कि थायराइड तो जल से नहीं होता है। तो कहीं कहीं बताया जा रहा है कि थायराइड जल से नहीं होता है, लेकिन जल में आयोडीन की मात्रा कम है, तो ऐसे करके हो सकता है। फिर मैं ध्यान दिया, कह रहे भाई ये तो टाइफाइड लिखा हुआ, थायराइड पढ़ रहा था मैं, बार बार परेशान, बहुत देर परेशान रहा। तब फिर मैं देखा, ठीक से पढ़ा, हम कह रहे यार ये तो टाइफाइड है, टाइफाइड है। ठीक है, तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये डेंगू जो होता है ये वायरस से होता है, तो यहां पर आपको क्लियर कर लेना है। जल के माध्यम से नहीं फैलता है, तो हैजा जल से फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है और डायरिया भी, ये जल से फैलता है, परंतु वायरस जो है, डेंगू जो है वो वायरस से फैलता है। कौन सा? तो एक मच्छर होता है एडीज मच्छर, ध्यान रखिएगा, एडीज मच्छर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से, वायरस यानी कि विषाणु से, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कह रहा है, तो जीवाणु से नहीं, जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, तो हमारे हिसाब तो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, यह सभी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, यह सभी। जीवाणु 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 तीनों होता है जीवाणु से ही। एंथ्रेक्स, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, तो एंथ्रेक्स होने का कारण आप बताएंगे जीवाणु। टीबी का आप जान ही रहे हैं कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। हैजा का भी आप जीवाणु जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, हैजा को ही कोलरा कहते हैं भाई। कालाजार, कालाजार नामक रोग होने का कारण, ये कालाजार से प्रभावित होता है अस्थि मज्जा, है ना, बालू मक्खी से होता है ये कालाजार। बताइए कालाजार से प्रभावित जो है किससे होता है, तो कालाजार नामक रोग होता है आपके परजीवी से, यानी कि परजीवी का मतलब क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। कालाजार जो है वो होता है परजीवी से, यानी कि प्रोटोजोआ। मैं एक ट्रिक भी बनाया हूं परजीवी वाला, तो सोने का मैप, सोने का मैप याद रखिएगा, सोने का मैप, सोने का मैप देखे हैं आप, सोने का, ठीक है, सोने का मैप। सोने से सोने की बीमारी, काला से कालाजार, आ गया कि नहीं आएगा, आ गया कि नहीं आएगा। मलेरिया, मलेरिया भी है। ठीक है, तो ऐसे आपको और आगे बताऊंगा, सब पूरा बता दूंगा, धैर्य रखिए, बस एक ही बार नहीं लेकिन सब बताऊंगा। अल्सर यानी पेप्टिक व्रण होने का कारण क्या है, अल्सर का कह रहा है कि पेप्टिक व्रण, देखिए पहले ये मतलब पहले के जमाने में बहुत ये वो वाला बीमारी था, लाइलाज टाइप का भाई, बहुत लोग इससे ग्रस्त रहे। आपको दिखाऊं, देखिए कैसे इसको अलग से स्पेशल, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नोट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पेप्टिक व्रण के बारे में। देखिए ये एक बॉक्स बना के दिया गया है, पेप्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल भी मिला है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको इलाज इसका खोजा, और इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। ये है क्या, तो ये है जीवाणु, ये जीवाणु, इसी की वजह से होता है पेप्टिक व्रण, यानी कि पेप्टिक व्रण, उसको अल्सर आप कह सकते हैं, अल्सर कहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, जीवाणु से होता है, आपसे पूछ सकता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि लंबे समय तक भूखे रहने से भी, है ना, तो उसका भी ये रीजन है। ठीक है, आइए आगे, इनमें से कौन सा रोग
वायरस से नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरिया से नहीं होता है। अब ये बता दीजिए, वायरस से आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ये वाला प्रश्न आप देखे होंगे, आ जाइए, ये वाला प्रश्न अगर आप देखे होंगे, जो मैं टाइफाइड वाला बता रहा था भाई, ये वाला, तो मैं क्या बताया था कि ये जीवाणु से होता है, नहीं? तो यही पूछ रहा है, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से कौन नहीं होगा? तो वायरस वाले जो जीवाणु हैं वो है खांसी जुकाम। वायरस जीवाणु नहीं भाई, वायरस वाले रोग। तो खांसी जुकाम आपका हो जाता है, इन्फ्लुएंजा भी हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है, डेंगू भी आपको वायरस से होगा। परंतु अगर आपसे पूछे टाइफाइड, तो आप टाइफाइड को क्या बताएंगे? साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, ये किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। ठीक है, यहां पर मैं बताया था कि जल के माध्यम से नहीं फैलता है डेंगू, डेंगू जल से नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए चले आगे, तो आ जाइए, ये तो करा ही दिया था आपको। पेप्टिक व्रण होने का कारण बता दिया, ये भी आपको टाइफाइड जीवाणु बता दिया। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है? तो परजीवी, मलेरिया परजीवी आप जानते हैं, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, तो हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, और एड्स होता है वायरस से, आप जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो मलेरिया, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। पील पाँव मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पील पाँव जिसको हाथी पाँव कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं, ये कृमि से होता है, कृमि से होता है। ठीक है, निद्रालु व्याधि, निद्रालु व्याधि का कारक कौन सा प्रोटोजोआ है? तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि आपको मैं एक बताया था ना ट्रिक, सोने का मैप, सोने, तो ये सोने की बीमारी यही है, स्लीपिंग सिकनेस, है ना? ये होता है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से, और ये होता है ट्रेपनोसोमा, ट्रेपनोसोमा प्रोटोजोआ है परजीवी, इसी से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए, इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? मैं बताया था ना कि पूछेगा आपसे, जल वाला तो बता दिया, जल वाला में क्या क्या बताया था, याद है आपको? टाइफाइड बताया था, हैजा बताया था, ठीक है, और आपको डेंगू नहीं बताया था, डेंगू नहीं बताया था, तो ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा, अच्छा कुछ लोग कहें कि डेंगू पानी वानी से, तो मच्छर, डेंगू वाला मच्छर पानी, ये सब मत जोड़िएगा, पानी के माध्यम से, वो पानी सेवन करने के माध्यम से, ये पानी में पनपने के माध्यम से नहीं होगा, वायु द्वारा नहीं फैलता है। बताइए, जुकाम वायु द्वारा फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कहेंगे हाँ फैल जाएगा, निमोनिया भी फैल जाएगा, ठीक है, क्षय रोग भी फैल जाएगा, हैजा जो है यानी कोलेरा, ये वायु से नहीं फैलता है, ये बता चुका हूं मैं, जीवाणु से ये होता है, ये वायु से नहीं फैलता है। तो चलिए आगे, हैजा जो होगा वह जीवाणु से नहीं होगा, जीवाणु जनित रोग है। चलिए, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? लैंगिक संपर्क मतलब यौन संबंध, समझ ही रहे होंगे, इतने तो सभी समझदार हैं। तो लैंगिक संपर्क से नहीं फैलने वाला रोग है। अक्सर देखिए, लैंगिक संपर्क का नाम जैसे ही लेता हूं तो बच्चों के मन में आ जाता है कि एड्स, बट भाई एड्स के अलावा भी ऐसे है बीमारी जो असुरक्षित यौन संबंध से फैल जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। लैंगिक संपर्क से फैल सकता है जननांग हर्पिस, जननांग हर्पिस भी फैल जाता है। देखिए, कभी नोटिस करिएगा कि जब आप संबंध बना रहे होते हैं, जब आप संबंध बना रहे होते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, चाहे जो संबंध बना रहा है, मेल या फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके गुप्तांग के इर्द गिर्द, गुप्तांग के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लाल लाल धब्बे टाइप के, चकते टाइप के ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जब आप असुरक्षित यौन संबंध बना रहे होते हैं, या सुरक्षित भी आप यूज भी कर रहे होते हैं, अगर कंडोम भी यूज भी कर रहे हो तब भी, क्योंकि ये जो लाल चकते चकते हैं ना, ये आपको गुप्तांग के इर्द गिर्द आपको मिलेगा, तो इस वजह से आपको ये हो सकता है, जननांग हर्पिस आपको हो सकता है। आप जरूरी नहीं है कि आपने कंडोम यूज किया है तो आपको नहीं होगा, ये हो सकता है तब भी। उस स्थिति में सबसे बेहतर क्या है कि भैया, जब आपको अगर ऐसा दिखे तो आप उसको क्या करो, मना करो कि अभी नहीं कर पाएंगे, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जननांग हर्पिस जो है ये लैंगिक संपर्क से फैलता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लामाइडिया भी असुरक्षित यौन संबंध, या असुरक्षित क्या, आप यौन संबंध बनाएंगे तो फैलने का चांस है। हेपेटाइटिस बी, बहुत लोगों को तो नहीं पता है कि हेपेटाइटिस बी भी यौन संबंध से फैलता है। तो जी हाँ, ये लैंगिक क्रिया से ये तीनों बीमारी जो है वो फैलता है, जननांग हर्पिस, क्लामाइडिया और हेपेटाइटिस बी। एकदम याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि लैंगिक संपर्क से फैलने वाला तो हो जाएगा यह सभी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का नाम आप जानते होंगे, हेपेटाइटिस बी तो चर्चित है, बट ये दोनों का नाम आप उतना नहीं जानते होंगे। ये जान गए ना, तीनों बीमारी जो होता है वो लैंगिक संपर्क से होता है। चलिए, जापानी मस्तिष्क ज्वर किसे कहा जाता है? जापानी मस्तिष्क ज्वर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता नहीं, किसके कारण होता है, ये पूछ रहा है। जापानी मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क वायरस, यानी कि विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है यह हो जाएगा आपके वायरस, यानी कि विषाणु। जो क्वेश्चन आपको ये वाला कराया था, इसमें शायद मैंने आंसर ये टिक किया है, बट देखिएगा मैं फिर गूगल किया, क्रॉस चेक किया, तो बहुत जगह मुझे मिल रहा है कि ये जो है ना, ये प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है बच्चों में। तो माँ के दूध से पूछ रहा है, तो दूध से होगा IgA होगा ए, तो ध्यान रखिएगा C हो जाएगा। उसमें परिवर्तन कर लीजिएगा, हालांकि जो PDF दे रहा हूं उसमें मैं बदल दिया हूं और यहां भी बदल दिया हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए, आइए, रेबीज तो जानते ही हैं कि कुत्ता काटने वाला है, रेबीज वायरस से होता है, तो जानते हैं। दाद खाद खुजली, तो ये जान ही रहे होंगे आपके, दाद खाद फंजाई वाला है ना, तो ये हो जाएगा कवक। पेचिस होने का कारण, पेचिस आंत को प्रभावित करता है और ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ से होता है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। पेचिस होने का कारण प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। गलसोट, इसको ही गलसुआ भी कहते हैं, मम्प्स कहते हैं, गलसोट या गलसुआ। तो ये जो होने का कारण होता है, पूछ रहा है कि गलसुआ या मम्प्स होने का जो कारण है यह क्या है भाई? तो यह है विषाणु। यह है क्या? विषाणु, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस। तो गलसोट या गलसुआ या मम्प्स होने का जो कारण है वो विषाणु। ये टाइफाइड तो मैं बता ही चुका हूं कि बैक्टीरिया, और एस टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी आप रखिए, एस टाइफी साल्मोनेला टाइफी। तो हो जाएगा आपका पेचिस से मुख्यतः अंग, तो पेचिस का मैं बताया था आपको कि आंत प्रभावित, आंत होता है प्रभावित, आंत, इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, टिटनेस प्रभावित किसको करता है? तो टिटनेस नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। टिटनेस जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। टिटनेस जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो कहेंगे कि टिटनेस जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। और अगर आपसे पूछे कि टिटनेस होता किससे है, जीवाणु से कि विषाणु से, तो ये बताएंगे आप कि टिटनेस जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रोकोमा भी जीवाणु जनित रोग है और ये आंख को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित है? तो ट्रेकोमा जो है यह भी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है और इससे भी जो प्रभावित होगा वो अंग है वो आंख है। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक? देखिएगा, ये बच्चे इसमें ना ऐसे इस प्रश्न को है तो हालांकि बहुत इजी, आप लोग सभी कर ही लेंगे। ईमानदारी से इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को करना है बिना मेरा आंसर सुने हुए। अभी आप कर दीजिए कमेंट कि इसका कौन आंसर होगा। मैं विकल्प पढ़ता हूं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, रतौंधी, यह सभी 4 विकल्प हैं। तो अनुवांशिक रोग कौन नहीं है? अब आपको ध्यान देना है, बच्चे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन अनुवांशिक रोग, बस कहेंगे अच्छा 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 सभी लगा देंगे, ठीक है। फिर उनके मन में आ जाएगा, अगर ख्याल कोई पकड़ भी लिया कि अच्छा नहीं पूछ रहा है, तो कहेंगे ये तो है ही अनुवांशिक, ये भी है, हो सकता है बी, लगा देंगे बी। एक चीज आप जान लो मेरे भाई, अनुवांशिक का मतलब क्या कि आपको मिला है उपहार में, आपके पूर्वजों से ही मिला, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस
अनुवांशिक है, जिसको वर्णांधता कहते हैं। ठीक, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है, रतौंधी अनुवांशिक नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे रतौंधी भी है। याद करिए, जब आप किताब पढ़ते थे तो पढ़े नहीं है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है? कहीं हाँ सही बोल रहे। रतौंधी अनुवांशिक नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमको नहीं अनुवांशिक है ना, ये मिल गया ना रतौंधी। तो ये आपको ध्यान देना था मेरे भाई। चलिए चलिए आ जाइए। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? टर्नर सिंड्रोम में गलत कथन क्या है ये जान लीजिए। टर्नर सिंड्रोम में यह रोग स्त्रियों में होता है, ये रोग स्त्रियों में ही होता है। टर्नर सिंड्रोम जो स्त्रियों में ही होने वाला ये रोग है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 45 होगी कि 47 होगी। शरीर अल्प विकसित रहता है, मतलब पूरा डेवलप नहीं करेगा महिलाओं का शरीर। अगर ये गुणसूत्र कम जाएगा तो, अब तो आंसर भी बता दिए, कम जाएगा। कम जाएगा का मतलब 46 से क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ बढ़ जा रहा है, तो गलत आंसर यही है ना, गलत कथन है ना। तो ये हो गया कि महिलाओं में ही होता है, उनमें अल्प विकसित वो रहती हैं और गुणसूत्र जो है वो एक कम जाता है, मतलब 45 गुणसूत्र ही रहता है। लेकिन परीक्षा में पूछता है कि कौन सा गुणसूत्र प्रभावी होता है, तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है, आपको पता है कि लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा है। तो 23वां जोड़ा जो होता है ना, तो इसमें डबल एक्स की जगह एक ही एक्स होता है। जैसे 23 दूना 46 होता, तो एक ही एक्स होता है और हो जाता है वो 22 दूना 44 और प्लस एक्स यानी 45। दूसरा जो एक्स है, अच्छा आपने पढ़ा है, जब प्रजनन तंत्र पढ़ा होगा तो पढ़ा है ना कि अगर एक्स एक्स है तो लड़की होगी और एक्स वाई है तो लड़का होगा, और इनके लिए जिम्मेदार पुरुष ही होता है, महिला नहीं जिम्मेदार होती है। महिला का, क्योंकि महिला में दोनों एक्स एक्स है। आपका इसका जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा, क्योंकि दोनों इसका एक्स ही है। आपका अगर वाई वाला आया तो लड़का उत्पन्न होगा, अगर आपका एक्स वाला आया तो लड़की उत्पन्न होगी। तो दोनों आता तो है, बट एक एक्स यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, एक ही एक्स रहेगा, वो टर्नर सिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है बीमारी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अपोजिट होता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में। अपोजिट का मतलब कि ये होगा पुरुषों में, जैसे इसमें महिलाएं बांझ हो सकती हैं, पुरुष इसमें बांझ हो सकते हैं, यानी कि पुरुष नपुंसक हो सकते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ घट रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा 47, यानी कि 47वां जो है वह घट जाएगा। इसमें जो गुणसूत्र प्रभावी होता है वो 21वां जो जोड़ा है, 21वां, तो 21वें में एक और ऐड हो जाता है, 21वें में एक ऐड और हो जाता है, यानी कि 21वां जो जोड़ा है ना, उसमें 3 गुणसूत्र आ जाते हैं क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में, इसलिए बढ़ जाता है। देखिए, किस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं? हालांकि पहले कहा जाता था, अब मंगोलिज्म नहीं कहा जाता है। तो वो था कौन सा? मंगोलिज्म जो था वो था आपका डाउन सिंड्रोम, यही था ना? जी हाँ, मंगोलिज्म जो था वो डाउन सिंड्रोम था। इसमें भी क्या हो जाता है कि गुणसूत्र, अच्छा इसमें 21 बताए हैं क्या? इसमें 21 बताए हैं क्या? 23 लिख लीजिएगा, ये 23वां गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र में ना, क्योंकि ये नपुंसक होने संबंधित है, तो लिंग बड़ा जो गुणसूत्र है, इसमें भी 23, क्योंकि ये भी आपका नपुंसक होने से है, ये भी। तो 23वें गुणसूत्र में जो लिंग जो गुणसूत्र है 23वां जोड़ा, उसमें एक बढ़ जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इसमें लिंग गुणसूत्र में बढ़ जाता है, और 21 इसमें है, 21वां गुणसूत्र जो है वह इसमें प्रभावित हो जाता है, और इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, और ये डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन लगता होगा तो डाउन में आप सोचते हो कि कम गया, नहीं, इसमें भी गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, और 21वां में एक हो जाता है, यानी कि 21वां का 3 गुणसूत्र 21वां में हो जाता है, 21वां में। इसको याद कर लीजिएगा, फिर से सुधार लीजिएगा भाई, कंफ्यूज हो गया था मैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, मंगोलिज्म जो है डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र 47, 21वां गुणसूत्र में
एक और बढ़ जाता है, यानी कि 23 हो जाता है। ठीक है, मुहासे होने का कारण स्टेफाइलोकोकस, तो बी हो जाएगा, देखिए स्टेफाइलोकोकस। चलिए, एंटीबायोटिक वायरस पर प्रभावी नहीं होता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एंटीबायोटिक जो है, क्योंकि वायरस की कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होता है, एंटीबायोटिक जो है वो काम क्या करता है कि सेल वॉल को नष्ट करना। एंटीबायोटिक जब आप खाएंगे तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को वो डैमेज करेगा, नष्ट करेगा। परंतु होता क्या है कि वायरस में कोशिका भित्ति है ही नहीं, आप खा तो लिए एंटीबायोटिक, कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो उसका क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस पर प्रभावी नहीं होता है। ठीक, क्लियर? क्लियर है। आ जाइए अब अगला, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? लैंगिक संपर्क मतलब यौन संबंध अगर आप करते हैं तो ये फैलेगा। एड्स तो बच्चे जानते हैं कि एड्स फैलता है, सिफिलिस भी फैलता है, आपको जननांग हार्पिस भी बताया था, क्लेमाइडिया भी बताया था, गोनोरिया भी बता रहा हूं। गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, है ना, ये सब, हेपेटाइटिस बी, ये सब जो है वो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। तो यहां हो जाएगा यह सभी। चलिए, मच्छर से काटने के बाद जो सूक्ष्म जीव जाता है वो सबसे पहले यकृत में पहुंच जाएगा, लीवर में पहुंच जाएगा। वायरस से संक्रमित कोशिका कौन से प्रोटीन छोड़ती है? तो ये इंटरफेरॉन छोड़ेगी। कौन सा छोड़ेगी? इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन छोड़ेगी। चलिए, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो आपको दिया जाता है, कालमेट ग्यूरिन है ना, तो ये आपको बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका किसके लिए? तो बताएंगे, ये क्षय रोग के लिए दिया जाता है। आ जाइए, एथलीट फुट होने का जो रीजन है वो है फंजाई यानी कि कवक। एथलीट फुट होने का जो रीजन है वह है फंजाई यानी कि कवक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? याद करिए, थोड़ी पहले जाइए। संक्रामक रोग नहीं है, क्षय रोग है संक्रामक रोग, है ना, वायु से फैलने वाला बताया तो था आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा भी बताया था, हैजा भी बताया था, क्षय रोग भी, ये सब संक्रामक रोग हैं, फैल जाएंगे। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, याद है ना, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, है ना, तो ये जो दोनों ये है, ये आपको विटामिन डी की कमी से। मलेरिया परजीवी, रोनाल्ड रॉस और प्लाज्मोडियम मच्छर, तो ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलिस, है ना। ठीक है, चलिए, डेंगू ज्वर होने का कारण क्या है? अरबो वायरस हो जाएगा। डेंगू ज्वर होने का कारण जो है वह क्या है? तो वह हो जाएगा अरबो वायरस। डेंगू ज्वर होने का कारण अरबो वायरस। मलेरिया से प्रभावित अंग, तो आरबीसी और तिल्ली, यानी आरबीसी और स्प्लीन, सॉरी आरबीसी और मलेरिया से प्रभावित अंग यकृत और प्लीहा होगा भाई, यकृत और प्लीहा, ठीक ना, लीवर और स्प्लीन, आरबीसी नहीं, मैं दोनों में से एक एक निकाल दिया, ऐसे बोल दिया। तो यकृत और स्प्लीन होगा, यानी कि लीवर और प्लीहा। चलिए, कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा, कालाजार, और ये काटता है बालू मक्खी, लगता है तेज बुखार। तो एकदम शॉर्टकट याद करिएगा, अस्थि मज्जा, कालाजार, बालू मक्खी, तेज बुखार। अस्थि मज्जा, कालाजार, बालू मक्खी, तेज बुखार। अस्थि मज्जा प्रभावित होता है कालाजार, और काटता कौन है? बालू मक्खी, और लगता क्या है? तेज बुखार। तो याद कर लीजिएगा, अस्थि मज्जा, कालाजार, बालू मक्खी, तेज बुखार। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा आपको। चले आगे, याद ही हो गया ना। तो इनमें से कौन सा रोग आंत को प्रभावित नहीं करता है? आंत को प्रभावित नहीं करेगा। हैजा, टाइफाइड आंत को करता है, ये पेचिस और डिप्थीरिया। तो ये चार है, हैजा, टाइफाइड। आपको टाइफाइड तो मैं बताया हूं, एस टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी जो है ये प्रभावित करता है, लेकिन डिप्थीरिया जो है ये आपको आंत को प्रभावित नहीं करेगा, ये आपको श्वसन तंत्र, है ना,
किसको? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। हर्पिस से कौन अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा, आपको जननांग हर्पिस भी बताया था तो याद होगा। अच्छा, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मलेरिया से प्रभावित में देखिए यकृत तो है, मुझे संभवतः लग रहा आरबीसी भी है, तीनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। आरबीसी प्लीहा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे इसमें डाउट हो रहा है क्योंकि आरबीसी भी कहीं कहीं मैं पढ़ा हूँ, आरबीसी, यकृत और प्लीहा स्प्लीन, तो देख लीजिएगा एक बार, है ना। अगर डाउट होगा तो फिर कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारूंगा। कहा था हर्पिस से, तो बता दिया त्वचा आपको। जिस रोग में रोगी कल्पना को ही सत्य समझ लेता है वो होता है सिजोफ्रेनिया। जी हाँ, इस रोग में रोगी कल्पना को ही सत्य मान लेता है, वो कल्पना कर लिया। आपने देखा होगा किसी को गांव में कि वो कल्पना कर लिया, कह रहा है अरे वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, सिजोफ्रेनिया है उसको, क्योंकि वो कल्पना किया, उसी को सत्य वो मान लिया। ठीक है, तो वो होता है। एक होता है कि पढ़ा हुआ चीज भूल जाता है, रीडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। यहां पर होगा आपको सिजोफ्रेनिया। डीटीपी का पूर्ण रूप ये पूछता है परीक्षा में, तो यहां बच्चे सोचते हैं कि डी से डेंगू, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस, बट ध्यान रखिएगा डी से कभी डिप्थीरिया होगा, पी से पोलियो और टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू, पोलियो, टेटनस भी हो सकता है, बट जो सही आंसर है वो होगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टेटनस, तो डीटीपी। यही अगर पी हटा देगा, डीटी पूछ दे तो डीटी डिप्थीरिया और टेटनस, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो डीटीपी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। देखिए डीपीटी में पी क्या है भैया? तो पी बताया ना, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी। डीटी का टीका किन रोग है? डीटी डिप्थीरिया और टीटनस, तो डिप्थीरिया और टीटनस। कुष्ठ रोग को किस और नाम से जानते हैं? तो हैंसन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जानते हैं, हैंसन रोग। ठीक है। एचआईवी विषाणु, मतलब जो एड्स का विषाणु है, वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर किस प्रकार से हमला करता है? तो वो WBC, टी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? टी लिम्फोसाइट पर, लसिकाणुओं पर वो करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है भाई, ध्यान रखिएगा। यदि कोई मानव रोग विश्व के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा कोविड-19, कोरोना, ये लगभग पूरे विश्व में फैला था। तो जब विश्व स्तर पर फैल जाए ना, तो क्या कहा गया था? एपिडेमिक की एंडेमिक की पेंडेमिक? बताइए, याद होगा आप लोगों को। तो ये पेंडेमिक था, यानी कि महामारी था जो विश्व स्तर पर फैला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो आपको पता है कि रिंग वॉर्म जो होता है, दाद, खाद, खुजली, ये जीवाणु से नहीं होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, जीवाणु जनित है पूछ रहा है भाई, जीवाणु जनित है पूछ रहा है, वही तो मैं कहूं कि इसके अलावा भी। तो जीवाणु जनित है, इसका मतलब कि टीबी है, और टीबी को यक्ष्मा भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना भी पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होता है? तो वो हो जाएगा आपका टीबी यानी यक्ष्मा। श्वेत प्लेग को आप किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत प्लेग को आप जानते हैं किस नाम से? श्वेत प्लेग को आप जानते हैं, श्वेत प्लेग को आप जानते हैं क्षय रोग से ना। श्वेत प्लेग को आप जानते हैं क्षय रोग से, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्लेग को क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, अरे ट्यूबरकुलोसिस, श्वेत प्लेग यानी ट्यूबरकुलोसिस। चलिए चले आगे, आ जाइए। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको मैं करा दूं। काली खांसी के बचाव के लिए तो बताया था ना, पर्ट्यूसिस, याद तो होगा पर्ट्यूसिस, तो डीपीटी पर्ट्यूसिस। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ये WBC के बढ़ने से हो जाता है ल्यूकेमिया, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का काउंट बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है ल्यूकेमिया कैंसर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी के बढ़ने से, तो पॉलीसेथेमिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। डाउन सिंड्रोम, डाउन हो गया था, और डाउन होने की वजह से गुणसूत्र जो प्रभावी हुआ था वो कौन हुआ था? देखिए मैंने आपको 3 बताया था। एक बताया था टर्नर जिसमें महिलाओं में, एक बताया था क्लेनीफेल्टर जिसमें पुरुषों में, 23वां गुणसूत्र में, और ये टर्नर डाउन बताया था, डाउन में 21वां में एक बढ़ जाता है,
21वां में एक बढ़ जाता है, कुल 47 होता है। इसमें 45, इसमें घटता है, इसमें बढ़ता है और इसमें भी बढ़ जाता है। 23वां में, 21वां में, तो किस में बढ़ा था? 21वां में ये बढ़ता है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? तो कह रहा हूं कि बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? एक अधिक हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा। हाशीमोटो रोग, ये किस प्रकार का रोग है? तो हाशीमोटो रोग में जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमला कर देता है आपकी थायराइड ग्रंथि पर, ये हो जाता है। तो खुद ही हमला कर रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज है ना, ऑटो इम्यून डिसीज यानी स्व प्रतिरक्षी रोग, हाशीमोटो रोग। किस रोग को रक्तस्रावी रोग भी कहते हैं? तो रक्तस्रावी रोग जो है वो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है। रक्तस्रावी रोग कौन सा है? तो भैया ये है हीमोफीलिया, ठीक है। आ जाइए। इस रोग में व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है और इसको कहते हैं हिचिनसन। कौन सा? हिचिनसन गिलफोर्ड, ये नाम पर रखा गया है, हिचिनसन गिलफोर्ड, है ना, प्रोजेरिया सिंड्रोम, ये है। इसमें समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा और शीघ्र ही मृत्यु भी हो जाती है। अब हमारा समाप्त हो गया ये आपका जो रोग डिजीज था। अब इसी में हम आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो एक चैप्टर और है, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही मैं कर रहा हूं, तो यहां तक बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद जो है वो आप देखेंगे तो प्राकृतिक संपदा और थोड़े और क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट कर लेते हैं। आ जाइए। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, स्थल मंडल कहते हैं। और जीव मंडल के जैविक घटक को सजीव घटक कहते हैं, तो हाँ सही है। तो यहाँ भी हो जाएगा 997 का कि दोनों जो है वो सही है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 997 का दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आइए, वायु, जल और मृदा ये सब निर्जीव हैं, तो बताएंगे कि ये निर्जीव घटक हैं। वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? 78% है नाइट्रोजन, तो लगाइए नाइट्रोजन, सी ऑप्शन। चलिए, यही 1000वां प्रश्न है, विचार करना है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, बिल्कुल बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जीव समुद्री जल में घुले कैल्शियम कार्बोनेट से अपने कवच बना लेते हैं, बिल्कुल, तो दोनों यहां भी सही हो जाएगा। लाइकेन किस गैस के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा प्रदूषण रहेगा वहां लाइकेन नहीं उगेगा। मृदा के निर्माण में जो प्रमुख सहायक है वो है आपका ह्यूमस, और सॉरी ह्यूमस नहीं है, वो है, सभी तो है, निर्माण में कह रहा है ना, सूर्य, जल, वायु, मतलब सभी है। मृदा की संरचना का मुख्य घटक है, मुख्य कारक है ह्यूमस, ये ध्यान रखिएगा। चले आइए, तो ये हो जाएगा ह्यूमस। बिजली चमकने से जो गैस निकलती है वो निकलती है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। बिजली के चमकने से कौन सी गैस निकलती है? नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, सल्फर है, कहाँ चला गया? अच्छा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। चलिए, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है, मीना का जलवा पढ़े ही होंगे आप, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जानते होंगे। ओजोन क्षेत्र में पता चला था अंटार्कटिका में, और ईस्वी था वो 1985 में, अंटार्कटिका 1985 में, ध्यान रखिएगा। पौधों में कुल जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो होती है 16, ठीक है। पौधों वायु तथा जल से प्राप्त करते हैं 3 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वायु से तथा जल से 3 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, और एक और क्या होगा? तो एक और हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? अरे भाई, वायु से तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेगा, हाइड्रोजन प्राप्त करेगा जल से, ऑक्सीजन प्राप्त करेगा जल से, तो नहीं हुआ 3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगा रहे हैं, इसका मतलब आप मिश्रित फसल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मिश्रित फसल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए, नहीं 2-3 और है क्या? इसमें कैसे समाप्त? 1 मिनट, 2-3 और प्रश्न है, इसको नंबरिंग करना पड़ता है ना, इसलिए, क्योंकि जब संशोधन करूंगा कुछ प्रश्नों को तो फिर यहाँ नंबरिंग देख देख करके। मिश्रित फसल है ना, 1010। चलिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में निश्चित पैटर्न पर उगाना, तो अंतर फसलीकरण। क्या हो जाएगा? अंतर फसलीकरण, एक ही पैटर्न पर, ध्यान रखिएगा। एक ही साथ उगाना मिश्रित
और एक ही खेत में निश्चित पैटर्न पर उगाना तो अंतर फसलीकरण। ये दोनों ध्यान देना है। इनमें से कौन मिश्रित फसल का उदाहरण है? मिश्रित फसल आपको सभी मिल जाना चाहिए, मिश्रित फसल हो जाएगा सही। और अंतर फसलीकरण, तो अंतर फसलीकरण हो जाएगा गेहूं और चना। अंतर फसलीकरण में आ जाएगा गेहूं और चना। तो इसका सी, इसका डी और उसका बी। अब समाप्त। अब आ जाइए, हमारा शुरू होगा खेला चैप्टर 1 क्लास 10th। थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यहां हम लोग इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं, अच्छे से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया। 1013 क्वेश्चन, जिसमें मैं मानता हूं कि 1013 में लगभग 40-50 क्वेश्चन तो रिपीट थे, तो मान के चलिए 950 से ऊपर प्रश्न आपने कर लिया। इतने से अधिक प्रश्न यानी कि अभी लगभग 1200 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 1200 प्रश्न अभी और आपको कराने वाला हूं, तो बिल्कुल धैर्य बना करके बने रहिएगा चैनल पर। और अगर पीडीएफ चाहिए, ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो आपको पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो प्रिंट करा करके। फिर आप इसको अच्छे से बाइंडिंग करा लो और पढ़ने में लग जाओ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।